स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में चर्चा होगी न्यूक्लियर एनर्जी की। जर्मनी ने हाल ही में अपने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया। जर्मनी ऐसे समय में एटॉमिक पावर से दूर जा रहा है जब वो पहले से ही यूक्रेन रूस वार से पैदा हुए फॉसिल फ्यूल्स आधारित एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां दूसरे पश्चिमी देश एटॉमिक एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं जर्मनी अपने यहां न्यूक्लियर एज को एक तरह से समय से पहले ख़त्म कर रहा है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया भर में 440 पावर रिएक्टर्स से कुल इलेक्ट्रिसिटी का 10% जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से होता है। लो कार्बन के मामले में न्यूक्लियर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है। 2020 में ये 26% था। करीब 50 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ 220 रिसर्च रिएक्टर्स में करते हैं। रिसर्च के अलावा इन रिएक्टर्स का यूज़ मेडिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल आइसोटोप्स और ट्रेनिंग के लिए भी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी और रिएक्टर से जुड़ी एक्टिविटीज़ पर निगाह रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 442 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। इन रिएक्टर्स की एवरेज एज 31 ईयर्स होती है। अपनी हालिया रिपोर्ट में IAEA ने पाया है कि पहले की तुलना में न्यूक्लियर पावर जनरेशन घटा है। मसलन 1996 में कुल पावर जनरेशन का 17.5% न्यूक्लियर से हो रहा था, जो 2021 में घटकर 10% से भी नीचे आ गया है। यह स्थिति पिछले 4 डिकेड्स में सबसे कम है। एक समय यूरोपियन कंट्रीज न्यूक्लियर पावर को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। स्वीडन इस मामले में सबसे आगे था। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद इसने न्यूक्लियर पावर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर इटली ने भी इसी घटना के बाद अपने 2 रिएक्टर्स बंद कर दिए। इटली तो अपने फैसले पर डटा रहा, लेकिन स्वीडन ने 1996 में न्यूक्लियर एनर्जी पर अपना फैसला बदल दिया। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो नीदरलैंड और पोलैंड का प्लान न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स को बढ़ाने का है, जबकि बेल्जियम फेज आउट के प्लान को पोस्टपोन कर रहा है। इन सभी देशों में 57 रिएक्टर्स के साथ फ्रांस पहले नंबर पर है और न्यूक्लियर एनर्जी से दूर जाने की उसकी कोई योजना नहीं है। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 13 देश न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने की मंशा रखते हैं और भविष्य में न्यूक्लियर पावर बढ़ाना भी चाहते हैं। वहीं बात यदि एशिया की करें तो फुकुशिमा इंसिडेंट के बाद भी यहाँ इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। खास तौर पर चीन और रूस नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फ्रांस के मुकाबले चीन पहले से ही ज़्यादा न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहा है। चीन में कोई विरोध करने वाला भी नहीं है और उसकी योजना आने वाले समय में 47 नए रिएक्टर्स लगाने की भी है। यहाँ तक कि जापान भी और ज़्यादा रिएक्टर्स लगाना चाहता है। जापान ने 2001 में आए अर्थक्वेक के बाद अपने तमाम रिएक्टर्स को बंद कर दिया था। उधर ईरान और नॉर्थ कोरिया एशिया में 2 ऐसे देश हैं जो ग्लोबल सैंक्शंस के बाद भी न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात भारत की करते हैं तो यहाँ 2014 के मुकाबले 40% बढ़कर 2021-22 में एनुअल न्यूक्लियर पावर जनरेशन 47.12 मिलियन यूनिट्स था। भारत में इस समय 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा 11 रिएक्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनसे 8,700 मेगावाट बिजली का जनरेशन होगा। सरकार ने 700 मेगावाट वाले 10 इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और फाइनेंशियल सैंक्शन दे दिए हैं। इसके अलावा सरकार ने भविष्य में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के लिए 5 और जगहों को आइडेंटिफाई करके उन्हें मंजूरी दे दी है। आज की दुनिया जिस एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है, उसे देखते हुए हाई पावर आउटपुट वाली न्यूक्लियर एनर्जी ही ऐसी है जो इस संकट से निपटने में हमारी सहायता कर सकती है। फ्यूल टू पावर आउटपुट रेशियो के मामले में न्यूक्लियर एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है। या इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जो 5 लाख की आबादी वाले किसी शहर की ज़रूरत के लिए सफिशिएंट होगी। बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के टारगेट में न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स ठीक माना जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी से मिलने वाले पावर से ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। एनर्जी के दूसरे सोर्सेस से अगर हम इसकी तुलना करें तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक न्यूक्लियर पावर से 29 टन पर गीगावाट आवर का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। ये कार्बन एमिशन दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेस की तुलना में बहुत ही कम है। उदाहरण के तौर पर सोलर एनर्जी से 85 टन पर गीगावाट आवर,
विंड से 26 टन पर गीगावाट आवर। क्लीन एनर्जी के मामले में फॉसिल फ्यूल से तो इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। जैसे लिग्नाइट जैसे फॉसिल फ्यूल से कार्बन का ये एमिशन 1054 टन पर गीगावाट आवर और कोल से 888 टन पर गीगावाट आवर है। न्यूक्लियर एनर्जी से स्टेबल बेस लोड मिलता है। इस पावर से अमेरिका लगभग अपनी 20% एनर्जी ज़रूरतें पूरी करता है। अमेरिका को ये एनर्जी अपने 98 रिएक्टर्स से मिलती है जो उसके 30 स्टेट्स में फैले हुए हैं। न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो गैस, कोल और दूसरे फॉसिल फ्यूल प्लांट से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी से सस्ती होती है। बड़ी मात्रा में एनर्जी देने वाले यूरेनियम की प्राइस भी कम होती है। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में बहुत कॉस्ट आती है, लेकिन इसे ऑपरेट करने में उतनी कॉस्ट नहीं आती है। ये तो बात हुई न्यूक्लियर पावर के फायदे में तर्क देने वालों की, पर इससे नुकसान भी कम नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा रिस्क भी बहुत है और ये अल्टीमेटली अनकंट्रोलेबल है। 1986 में हुए चेरनोबिल डिजास्टर और 2011 में हुए फुकुशिमा डिजास्टर ने इस रिस्क को हमारे सामने दिखा भी दिया है। बात यदि इन्वेस्टमेंट की करें तो लार्ज स्केल पर न्यूक्लियर पावर में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि न्यूक्लियर पावर को अनकम्पिटिटिव माना जाता है। न्यूक्लियर प्लांट लगाना बहुत महंगा सौदा है ही, फिर इन्हें लगाने में लोकल लेवल पर लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इन प्रोजेक्ट्स में देरी भी बहुत होती है। क्रिटिक्स का कहना है कि सही मायनों में न्यूक्लियर एनर्जी को रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक बार यूज़ होने पर यूरेनियम को फिर से यूज़ में नहीं लाया जा सकता। न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ के संबंध में सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। रोग स्टेट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ न्यूक्लियर मटेरियल लगने का डर हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह एनवायरनमेंटल फ्रेंडली ही है। यूरेनियम की माइनिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस क्लीन नहीं मानी जाती, यहाँ तक कि इसका ट्रांसपोर्टेशन खतरे से खाली नहीं है। फिर यूज़ हो जाने के बाद भी इसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और ख़तरनाक होता है। जनरली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 20 मीट्रिक टन न्यूक्लियर फ्यूल पैदा करता है, जिसके साथ बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेस्ट भी आता है। इस वेस्ट का बड़ा हिस्सा रेडिएशन और हाई टेम्परेचर पैदा करता है, जो अपने आसपास के फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट प्रोटेक्शन और कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो बहुत कम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो इन सब चिंताओं को पीछे छोड़ते हैं या जिनके कोई मायने हों। पर आखिर में यही कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी की डिमांड बनी रहेगी। अब ये हम इंसानों को तय करना है कि इसका यूज़ हम विकास यानी डेवलपमेंट में करते हैं या फिर विनाश यानी डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।